अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्खी खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो चलिए अब सीधा खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर इंजीनियर रशीद के हवाले से बात करेंगे। जहां पर इंजीनियर रशीद ने आज जो है हल्फ उठाया है और जिस तौर पर पार्लियामेंट की बात करें, रुकन पार्लियामेंट के बतौर आज इंजीनियर रशीद ने हल्फ लिया है और जिसके चलते आज सिक्योरिटी के इंतजाम भी काफ़ी ज़्यादा सख्त किए गए थे। इंजीनियर रशीद ने आज ये हल्फ जो है वो लिया और आज अमृतपाल सिंह ने भी हल्फ लिया और इंजीनियर रशीद ने भी हल्फ लिया है। इंजीनियर रशीद की बात करेंगे। नो मुंतखब रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने आज बारामूला लोकसभा हल्के से मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर हल्फ लिया। गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट UAPI के तहत जो है उनकी इसके इल्ज़ाम में 5 साल से ज़्यादा अरसे से दिल्ली के तिहाड़ जेल में इंजीनियर रशीद बंद है और जिन्हें 2 घंटे के लिए हल्फ के लिए उन्हें हिरासती पैरवाल पर रिहाई दी गई थी। और इसके अलावा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करें, NIA ने भी मुंतखब होने वाले रुकन पार्लियामेंट को हल्फ उठाने की इजाज़त देने पर आज जो है रजामंदी जाहिर की थी। हल्फ बदारी के तकरीब में इंजीनियर रशीद के खानदान के अफराद भी मौजूद थे, जिनमें उनके बेटे असरार रशीद और अबरार रशीद, बेटी और अहलिया, भाई खुर्शीद अहमद शेख और पार्टी के बाकी कारकुन भी शामिल थे। इस दौरान पार्लियामेंट के अहाते में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। दिल्ली में पार्लियामेंट के बाहर जो है पार्लियामेंट के बात करें, वहाँ पर जो पार्टी के मेंबर्स थे वो वहाँ पर भी मौजूद थे और जिस हवाले से उज्जवल कुमार ने अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडरान से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा गया आपको? बारामूला से निर्दलीय सांसद इंजीनियर राशिद ने आज राजधानी दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में शपथ ले लिया और हमारे साथ बातचीत करने के लिए उन्हीं की पार्टी के स्पोक पर्सन फिरदौस मौजूद हैं। AIP से स्पोक पर्सन है फिरदौस जी, आखिरकार आप लोगों के लिए खुशी का दिन है। जो इंजीनियर राशिद है उन्होंने शपथ ले लिया, क्या कुछ अंदर बातें हुई, क्या कुछ अंदर रहा, कुछ बातचीत हुई आप लोगों की? जी बिल्कुल भी नहीं। ये खाली जो कोर्ट का डिसीजन था कि इनकी जो फैमिली है, रशीद साहब की इमीडिएट फैमिली है, वही इनके साथ होगी जो ओथ सेरेमनी होगी उसमें। तो हमने बिल्कुल कोर्ट के जो आदेश थे उसका पालन करते हुए हम बिल्कुल बाहर रहे रिसेप्शन पे और इंजीनियर रशीद साहब की अंदर ओथ सेरेमनी हो गई। तो बिल्कुल हम खुश हैं, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो खुश हैं। एक ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, एक बंदा जेल में इलेक्शन लड़ सकता है और जीतता है और उसके बाद शपथ भी लेता है और बाकी हम देखेंगे कि मतलब उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ कैसी हैं और हमारी प्रायोरिटी रहेगी अब कि इंजीनियर रशीद साहब को बेल आउट किया जाए। तो लीगली मुझे लगता है कि हम काफ़ी स्ट्रांग हैं, इंशाल्लाह हम लड़ रहे हैं, कोर्ट में लड़ रहे हैं, तो उम्मीद है कि इंजीनियर रशीद साहब को एक कोर्ट रिहा करेगी। फिरदौस जी, एक सवाल ये भी खड़ा उठता है, देखिए उत्तरी कश्मीर से वो आते हैं इस समय, लेकिन वो जेल में सांसद के तौर पर जो है उन्होंने शपथ भी ले लिया है, तो अब आगे के जो काम है वो किस तरीके से होंगे, क्या कुछ बोला है, रोड मैप तैयार किया गया? ये खाली इंजीनियर रशीद साहब ही नहीं है कि जो MP बन के जेल से आए हुए हैं, काफ़ी हिस्ट्री में काफ़ी देखने को आपको मिलेंगे, काफ़ी लोग ऐसे हैं, काफ़ी लीडर ऐसे हैं जिन्होंने जेल से जीता है। हम देखेंगे लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या हैं। तो और मुझे पूरी उम्मीद है जो भी आज तक MPs बने हुए हैं कश्मीर से, मुझे लगता है कि इंजीनियर रशीद साहब अच्छी तर्जुमानी करेंगे अपने लोगों की जेल में रह के, जिन्होंने कंपेयर अगर हम करें कि जो अभी तक MPs रहे हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा वो जेल से लोगों की तर्जुमानी करेंगे। दिल्ली की पॉलिसी से काफ़ी ज़्यादा वो नाराज़ रहते थे, अब लेकिन हालात जो हैं वो बिल्कुल बदल चुके हैं, उस पर लेकर क्या रणनीति? बिल्कुल जैसे कि आपने हालात की बात कही, कश्मीर में अब लोगों की जो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं चेंज हो गई हैं। तो अभी जो इमीडिएट उनको रिलीफ चाहिए वो ये है कि कम से कम वहाँ पे यू नीड टू हैव योर ओन गवर्नमेंट दियर। हाँ, लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी जो वहाँ पे है वो बहाल हों, स्टेटहुड हमारी बहाल हों। बारामूला से निर्दलीय सांसद इंजीनियर राशिद ने आज
तो चलिए, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासती खजाने को हुए नुकसान का जिक्र किया गया और पार्टी तर्जुमान ने इंतजामिया पर हदफ तनकीद करते हुए कहा कि इंश्योरेंस के मामले पर जो नुकसान उठाना पड़ा है इस पर मुताल्लिका महकमे के लोग कभी संजीदा नहीं थे। नेशनल कमीशन में की हुई है, उसमें भी हमने मांग की थी कि अगर आरोप सच नहीं है तो सीबीआई जांच हो जाए। सच दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अगर एक उसी महकमे का उसी डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुछ आरोप लगाता है कि इसमें धांधलियाँ हुई हैं, परचेज में जो प्रोक्योरमेंट जो इस कंप्लेंट में भी जो है उन्होंने दर्ज की है, दोबारा रिट्रीट किया है और पीएमओ को भी लिखा है। वो कंप्लेंट क्राइम ब्रांच और कई सीनियर अफसर कंप्लेंट के रूप में है, लेकिन मौजूदा जो उन्होंने कहा है कि एक प्राइवेट पार्टी जो माननीय मनोज सिन्हा जी के बेटे की एंगेजमेंट का फंक्शन वो दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया और उसकी पेमेंट 10,71,605 रुपया सरकारी खजाने से की गई। प्राइवेट फंक्शन का अरेंजमेंट, डेकोरेशन, 120 आदमी का लंच और डिनर जो है वो अरेंज करवाया जाता है। रेजिडेंट कमिश्नर पिथौरा रोड नई दिल्ली की तरफ से, और फिर उसकी पेमेंट भी सरकारी खजाने से बताया गया है की गई है। और अगर इतने उच्च पद पे बैठे हुए, संवैधानिक पद पे बैठे हुए ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर इस तरह से करते हैं, सरकार का पैसा कैसे किसी प्राइवेट पार्टी या किसी फंक्शन के लिए निकाला जा सकता है। और उसके बाद ये मामला तो हमारी जानकारी में अब आया, लेकिन बहुत गंभीर बात है कि इस पे कोई चर्चा नहीं। यहाँ के उनके जो एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर हैं, रेजिडेंट कमिश्नर के ऑफिस से उन्होंने चिट्ठी लिख करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो गवर्नर कहा कि ये पैसा जो कि पार्टी आज से 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया कि 16/2/2021 तो वो पार्टी जो है वो दिल्ली में ऑर्गेनाइज होती है और उसका 10,71,605 रुपीज़ जो है वो रेजिडेंट कमीशन के ऑफिस से। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर कमेटी का इजलास इख्तिताम पजीर हुआ। ये इजलास श्रीनगर में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत मंशूर कमेटी के चेयरमैन अब्दुल रहीम राथिर कर रहे थे। इजलास में मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्ला, साबिक मेंबर पार्लियामेंट जस्टिस हसनैन मसूदी और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। इजलास में मुख्तलिफ मामलों पर तबादला ख्याल हुआ। मंशूर कमेटी के चेयरमैन अब्दुल रहीम राथिर, मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्ला ने मीडिया से खास बातचीत की। आज की मीटिंग जो है वो ख़त्म भी हो गई और 4 घंटे की इस मीटिंग में हमने उन तमाम इश्यूज़ को डिस्कस किया जिनका सामना इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को है। डिटेल में हमने बहस की और रास्ता ढूंढने की कोशिश की कि इन इश्यूज़ को हम कैसे टैकल करेंगे। ये मीटिंग हमारी हो गई। एक बात, इसमें ही हमने सब कुछ फैसला अभी नहीं किया, ये तो एक प्रिलिमिनरी डिस्कशन थी, लेकिन डिस्कशन डिटेल में हो गई। एक बात। दूसरी बात, हमने फैसला किया है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर इस सिलसिले में कोई सुझाव देने हैं, सजेशंस देने हैं, वो दे सकते हैं। हम लिखेंगे बाज़ाब्ता ऑफिशियली अपने वेबसाइट के ज़रिए लोगों को बताएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस किसी को भी इसके बारे में अपनी राय देनी है वो 1 हफ्ते के अंदर दे सकते हैं, उनको भी कंसिडर किया जाए। ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी के ज़रिए। 2 बातें। तीसरा फैसला हमने किया कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के,
वहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनको भी हम यहाँ मदऊ करेंगे। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्जेस हैं यहाँ पर कश्मीर में, उनको भी हम मदऊ करेंगे। उसके लिए हमने डेट्स मुकर्रर किए हैं। 10 और 11 तारीख को ये जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स के हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आएंगे यहाँ पर। हम उनके साथ भी तबादला ख्याल करेंगे कि उनके जहन में डिस्कशन इन्हीं बातों पे हुआ कि अगर इलेक्शंस होते हैं और पार्टी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है तो इलेक्शंस के लिए क्या इशू रहेंगे। और बात हुई कि सबसे बड़ा मसला जो है हमारा इस रियासत का स्टेटस, इस रियासत की कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत और गारंटीज़ जो हमसे छीनी गई उसकी वापसी के लिए इस इलेक्शन में न सिर्फ बात की जाएगी, इसके ज़रिए अगर कामयाबी मिली उस पर काम भी किया जाएगा। और इसके अलावा हमने लोगों से भी इंटरेक्शन करना शुरू किया है, पार्टी में भी कोलीग से इंटरेक्शन करना शुरू किया है कि अगर इलेक्शंस होते और अगर यहाँ पे हुकूमत बनती है कौन से ऐसे इश्यूज़ है, डेली इश्यूज़ है जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है इस मैनिफेस्टो में, और फिर मैनिफेस्टो में एड्रेस करके गवर्नमेंट के ज़रिए उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। उसमें 370 के अलावा जो स्टेटस के अलावा है, हमारे लैंड राइट्स की बात हुई, हमारे जॉब राइट्स की बात हुई, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हुई, बिजली के हवाले से जो ये टैरिफ्स बढ़ाए गए, बिजली का ना होना, बिजली ना होने के बावजूद जो टैरिफ्स बढ़ाए गए, पावर प्रोजेक्ट्स की बात हुई। इसी तरह से रिजर्वेशन के हवाले से बात हुई कि रिजर्वेशन और हम अभी मौजूद हैं श्रीनगर के नवाई सुबह नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी हेडक्वार्टर में, और आज सुबह 10 बजे से लेकर अभी तक जो है यहाँ पे मंशूर कमेटी, जो कुछ दिन पहले तश्कील दी गई थी कमेटी जिसकी सरबराही अब्दुल रहीम रहतर साहब कर रहे थे, और उसके साथ साथ उनके जो मेंबर्स हैं, चाहे हम जम्मू डिवीज़न की बात करेंगे या कश्मीर डिवीज़न की बात करेंगे, उसमें आगा रूहुल्लाह मेहदी और उसके साथ साथ बाकी जो लीडर्स हैं वो इस मंशूर कमेटी में मौजूद थे। और आज डिस्कशन हुआ है, और डिस्कशन इसी बात पे हुआ है कि क्या मैनिफेस्टो आगे रखा जाएगा। और जिस तरीके से लीडर्स का कहना है कि इसमें हम बाज़ाब्ता तौर हर एक की राय लेंगे, और हर एक की राय के बाद हम एक मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, और उसके बाद हम इलेक्शन में जाएंगे और इलेक्शन में लोगों के पास वो अपना मैनिफेस्टो रखेंगे। कैमरामैन समीर वानी के साथ मैं आकिब डार, श्रीनगर, कश्मीर। तो चलिए अब जम्मू से भी बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी का 2 रोज़ा इजलास आज से शुरू हुआ है। और आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि बीजेपी का 2 रोज़ा इजलास आज से शुरू हुआ है। कौमी सदर JP नड्डा जम्मू पहुंचेंगे। असेंबली इंतखाबात के हवाले से ये अहम जो इजलास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के सरबराह रविंदर रैना 6 जुलाई की मीटिंग से कबल 5 जुलाई को जम्मू में पार्टी के लीडरों के साथ ये मीटिंग की सदारत जो है वो कर रहे हैं। और तमाम मीटिंग्स मुस्तकबिल की पॉलिसी बनाने और इस साल सितंबर में होने वाले असेंबली इंतखाबात के हवाले से कुछ अहम फैसले लेने के लिए ये अहम है। और आज जो है ये जो मीटिंग है बीजेपी की 2 रोज़ा इजलास जो है आज से शुरू हुआ है। और असेंबली इंतखाबात के हवाले से जो बातचीत है वो इस पर की जाएगी। हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। शिल्पा बताएगा क्या कुछ खास जो है इस मीटिंग में रहा। जी बिल्कुल, देखिए बेहद ही अहम ये बैठक रहने वाली है। आज और कल की बात करें तो बेहद अहम ये बैठक है जहां पर तरुण चुग पहुंच चुके हैं जनरल सेक्रेटरी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से प्रदेश पदाधिकारी की ये बैठक है जहां पर को इंचार्ज जम्मू कश्मीर के आशीष सूद इसमें मौजूद रहेंगे, जो कि चेयर करेंगे। तरुण चुग इस मीटिंग को चेयर करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जी किशन रेड्डी जो कि जम्मू कश्मीर के इंचार्ज जिन्हें बनाया गया है वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और आने वाले यानी कि 3 महीने रह चुके हैं और असेंबली इलेक्शन को यानी कि 3 महीने रह चुके हैं। और जिस प्रकार से असेंबली इलेक्शन को लेकर एक रणनीति बनाई जाएगी, लोकसभा चुनाव जो हुए वहां पर किन एरिया में बताएगा कि अभी तक कौन-कौन से लीडर्स वहां पर पहुंचे हैं। देखिए कुछ समय के बाद मीटिंग जो है बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। 4 बजे के करीब ये बैठक बीजेपी हेडक्वार्टर में देखने को मिलेगी, जहां पर फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जनरल सेक्रेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर जो कि तरुण चुग वहां पर पहुंच चुके हैं। और उसके बाद लीडर्स आना जो है वो शुरू हो जाएंगे। जिस प्रकार से ये बैठक काफी अहम रहने वाली है। और कल JP नड्डा जो है इस बैठक को ज्वाइन करेंगे। और साथ ही साथ इस बैठक की बात करें तो लोकसभा चुनाव में किन इलाकों में जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, कहां से उन्हें वोट अच्छे नहीं मिले हैं, वहां पर जो है वो देखा जाएगा। और बेटर परफॉर्मेंस के लिए यानी कि असेंबली इलेक्शन की
तैयारियों के लिए इस समय देखिए लगातार बैठकों का सिलसिला जो है वो जारी है और ये दो अहम यानी कि 5 और 6 जुलाई की बात करें तो काफी ज्यादा बैठक जो है वो अहम रहने वाली है और असेंबली इलेक्शंस को लेकर एक रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। जी, जहां पर असेंबली इलेक्शंस के हवाले से बात करें तो उस हवाले से कितना अहम रहने वाला है और इसके अलावा क्या कुछ चीजें हैं जिन पर बातचीत हो सकती है? देखिए आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सितंबर 30 से पहले असेंबली इलेक्शंस की जो है वो बात कही गई है और कुल 3 महीने रह चुके हैं जिसको लेकर लगातार अलग अलग पार्टियों के द्वारा जो है वो इस समय बैठकों का सिलसिला जारी है। असेंबली इलेक्शंस किस प्रकार से होंगे, क्या कुछ उन पर जो है यानी कि रणनीति बनाई जाएगी, किन चीजों पर फोकस किया जाएगा, तो लगातार पार्टी जो है वो काम करते हुए नजर आ रही है, मीटिंग करते हुए, बैठकें करते हुए नजर आ रही है। और इस बैठक की बात करें तो जिस प्रकार से ये देखा जाएगा कि नेशनल और स्टेट लेवल पे किस प्रकार की जो है वो परफॉर्मेंस रही है, क्या कुछ अचीवमेंट्स मिली है और खास तौर पर जो लोकसभा चुनाव हुए जहां पर जिन इलाकों में बेटर परफॉर्मेंस नहीं रही है, जिन इलाकों में जो है उनकी कम परफॉर्मेंस रही है, उन्हें कम वोट हासिल हुए, उन इलाकों पे जो है वो ज्यादा फोकस किया जाएगा ताकि असेंबली इलेक्शन के दौरान जो है वहां से उन्हें भारी मात्रा में जो है वोट मिल सके। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जानकारी देने के लिए। शिल्पा आपको जानकारी दे रही थी कि बीजेपी का जो 2 रोज़ा इजलास है वो आज से शुरू हुआ है और इसमें असेंबली इंतखाबात के हवाले से जो है वो बातचीत की जा रही है। तो चलिए, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी आज हाथरस पहुंचे हैं और राहुल गांधी ने वहां पर मुतासरीन के अहल खाना से मुलाकात की है। राहुल गांधी ने इंतजामिया पर सवाल भी उठाया है, सीएम योगी से मुआवजे का मुतालबा किया है। हाथरस हादसे में 130 अफराद हलाक हुए थे जिसके बाद राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं और राहुल गांधी ने जो अहल खाना है मुतासरीन के उनसे बातचीत की है। 2 जुलाई को हाथरस में सत्संग में भगदड़ के बाद कुल 130 अफराद हलाक हुए थे। तमाम मुतासरीन की लाशों की शिनाख्त करके उनके अहल खाने के हवाले कर दिया गया है और उसके बाद आज कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं। राहुल गांधी ने मुतासरीन के अहल खाने से मुलाकात की है और साथ ही साथ सीएम योगी से मुआवजे का मुतालबा भी किया है। परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है। तो मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है और गलतियाँ तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। गरीब लोग हैं, इस समय इनको ज़रूरत है। तो अगर आप मैडम जवाब देने दीजिए, इस समय इनको ज़रूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है उसको अरविंद केजरीवाल की जमानत के लिए एक मेमोरेंडम भेजा है और जिसमें से कहा जा रहा है कि जो वहां पर वुकला है 157 वुकला ने जो है दस्तखत भी की है। अरविंद केजरीवाल की जमानत के लिए ये मेमोरेंडम भेजा गया है और हाई कोर्ट के जज पर जो है सवाल भी उठाया जा रहा है। लगातार देखने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत ना मिलने पर तशवीश का इजहार करते हुए 157 वुकला ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CBI को एक मेमोरेंडम पेश किया है। CBI को भेजे गए मेमोरेंडम पर 157 वुकला ने दस्तखत की है। इसमें कहा गया है कि जस्टिस सुधीर कुमार जैन को खुद को कार्रवाई से
अलग कर लेना चाहिए था, क्योंकि उनके सगे भाई अनुराग जैन ईडी के वकील हैं। और ये मेमोरेंडम में ये कहा गया कि इस हुक्म में तमाम तातीलाती अदालतों को हिदायत देते हुए कहा कि वो किसी भी मामले में कोई हतमी फैसला नहीं देंगे और सिर्फ नोटिस जारी करेंगे। ये मेमोरेंडम इसलिए अहम है क्योंकि 20 जून को दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को मुबैना एक्साइज पॉलिसी बदनवानी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो है उन्हें हिरासत में लिया था, और जिसके बाद लगातार देखने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल की ज़मानत के बारे में बात की जा रही है। और अभी भी जो है अरविंद केजरीवाल की ज़मानत के हवाले से एक मेमोरेंडम भेजा गया है और कहा जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की तरफ से शराब के मुबैना घोटाले से मुतालिक बदनवानी के मामले में दाखिल की गई ज़मानत की दरख्वास्त पर CBI को नोटिस भी जारी किया है। तो चलिए अब डोडा की तरफ रुख करेंगे, जहां पर ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी को लेकर तुलबा की तरफ से वहां पर एहतजाज किया गया है और कहा जा रहा है कि सड़कों पर आकर तुलबा ने एहतजाज किया है। कई देर तक ट्रैफिक भी मुतासिर रहा है। डोडा की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर जो ये तुलबा है उनकी तरफ से एहतजाज किया गया है, जहां पर बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी को लेकर ये एहतजाज वहां पर किया गया है। जो वहाँ पर तुलबा थे वो सड़कों पर आए और वहाँ पर उन्होंने इस हवाले से एहतजाज किया, जिसके चलते जो ट्रैफिक था वो भी कहीं देर तक मुतासिर रहा है। और इन जो तुलबा है उनकी लगातार यही मांग है कि उनकी जो भी मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए। ट्रांसपोर्ट के हवाले से ये एहतजाज वहाँ पर किया गया है। आपके सामने तस्वीरें भी हैं डोडा से, जहाँ पर सड़कों पर जो ये तुलबा है वो पहुँचे हैं और वहाँ पर ये एहतजाज कर रहे हैं और कई देर तक ट्रैफिक भी मुतासिर रहा है। और इसी पर हमारे साथ विकास ज्वाइन कर चुके हैं। विकास बताएगा कि ये जो एहतजाज तुलबा की तरफ से किया जा रहा था क्या अभी भी जारी है, क्या कुछ और मांगे थी उनकी, इस हवाले से बताएगा। बच्चों द्वारा एरिया में किया गया था, क्योंकि उनका ये कहना था कि हमें स्कूल के लिए जाने के लिए कोई भी था। विकास, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, कुछ देर बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। लेकिन जहाँ पर आप तस्वीरें डोडा से देख रहे हैं कि जो तुलबा है उनकी तरफ से वहाँ पर एहतजाज किया गया है और ट्रांसपोर्ट के हवाले से उन्होंने एहतजाज किया। सड़कों पर तुलबा आए और वहाँ पर अपनी मांगों को लेकर एहतजाज किया गया है। कई देर तक ट्रैफिक भी मुतासिर रहा है क्योंकि सड़कों पर जो तुलबा है वहाँ पर ये पहुँचे हैं और ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी के हवाले से लगातार एहतजाज वहाँ पर जो तुलबा है उनकी तरफ से किया गया है डोडा में। और फिलहाल क्या कुछ अपडेट है वहाँ से भी अपडेट लेंगे, क्योंकि जब एहतजाज किया गया सड़कों पर उतरे तो जो ट्रैफिक है कहीं ना कहीं उसमें भी खलल देखने को मिले। तो एक बार फिर से हमारे साथ विकास ज्वाइन कर चुके हैं। विकास बताएगा क्या कुछ अभी अपडेट है वहाँ का। ये मरमत एरिया है और लगभग 60,000 से ज्यादा आबादी जो है इस एरिया में रहती है और यहाँ के बच्चों के लिए सिर्फ 2 ही हाई सेकेंडरी है उस एरिया में और या तो फिर इनको डोडा आना पड़ता है या फिर पीछे मरमत गोवा में जाना पड़ता है। तो ऐसे में जो हम्बल और कुल्होत्ता के बीच या में जो लड़के हैं या बच्चे हैं स्कूल के बच्चे, उन बच्चों को 15 से 20 किलोमीटर स्कूल तक जाना है। तो गाड़ी की फैसिलिटी ना मिलने के कारण इन बच्चों ने वहां पर प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि पहले गाड़ी वाले चढ़ा देते थे, अब जब से चलान शुरू हो गए हैं तो ये गाड़ी वाले भी इनको नहीं चढ़ा रहे थे। इसलिए इन्होंने रिक्वेस्ट की है डीसी से कम से कम हमें कोई गाड़ी की फैसिलिटी दी जाए ताकि हम सही तरीके से स्कूल जा पाए। जी विकास से बताएगा क्या अभी भी वहां पर एहतजाज जारी है, क्योंकि जिस तरीके से एहतजाज वहां पर किया गया जो ट्रांसपोर्ट था वहां पर जरूर खलल देखने को मिला, तो अभी क्या कुछ सूरत हाल है वहां का।
जी हाँ, सुबह के समय इस रोड को जो है ब्लॉक किया गया था, तमाम गाड़ियां जो है रोकी गई थी और उसके बाद फिर तहसीलदार वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने आश्वासन उन बच्चों को दिया है कि आपके लिए SRTC और साथ में कोई और गाड़ियां प्रोवाइड की जाएंगी जिसमें आप बच्चों को स्कूल पहुंचा दिया जाएगा। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन को बड़े पैमाने पे देखना चाहिए क्योंकि हर बच्चा जो है स्कूल जाना चाहता है और सुबह 6 बजे अगर वो प्रोटेस्ट कर रहा है तो बस पढ़ाई के पीछे कर रहा है और इसीलिए वो सड़कों पे उतरे थे। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास जानकारी देने के लिए। जहां पर विकास आपको जानकारी दे रहे थे कि डोडा में जो एहतजाज है वो वहां पर किया गया, जहां पर तुलबा की तरफ से जो मांगे थी उन्हें पूरा करने का मुतालबा किया गया। तो चलिए नाजरीन, उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।